सबको प्रणाम। चलिए जी, सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉज और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर हो चुका है 2 तारीख को। आपका नया साल लॉ की प्रिपरेशन करते हुए बीता और मैं मानता हूँ कि इस बार का लॉ का पेपर बहुत ट्रिकी आया है। विल प्रूव कि लॉ का पेपर इजी था। आप में से कुछ बच्चे शायद इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि पेपर इजी था, लेकिन निश्चित रूप से पेपर बहुत इजी था। थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो शायद हम लोगों ने सोचा था या पूरे इंडिया में सभी ने शायद सोचा था कि ये इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं और जो ट्रेडिशनली ज़्यादा आते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन इस बार उनसे भी पूछा गया जिन क्वेश्चंस को इंस्टीट्यूट कम पूछता है। पर मज़े की बात ये थी कि हमने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, अक्षर बाय अक्षर, शब्दशः एक एक लाइन पढ़ी थी हमारे किताब की। इसलिए चाहे कहीं से भी आ जाता पेपर, हमने पूरी आराम से, पूरी शिद्दत से, धीरे धीरे आराम से 3 लाइन भी अगर किसी मटेरियल, किसी चीज़ के ऊपर मटेरियल है तो हमने आराम से उसके ऊपर 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा चर्चा की थी। और इतनी डिटेल में इतनी सारी बातें थी कि जो हमारी किताबों में लिखा है वो तो हम लिख के आ ही सकते थे, पर जो क्लास में सुन रखा है, जो हमने नोट्स में साइड में लिख रखा था, जो मैं बोलता था और आप लिखते जाते थे, वो जिन्होंने किया होगा उनके पास लिखने के मटेरियल की कमी कभी नहीं आई होगी। और मैंने ये पूरा पेपर स्कैन किया। आज हम लोग सिर्फ बिजनेस लॉस का जो 60 नंबर का पोर्शन है उसको रिव्यू करेंगे। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बीसीआर का बनाऊंगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन था, देखिए आप, ये सेक्शन 59, 60, 61 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से आया है। अब आप देखें ये क्वेश्चन, टी ओज जी द फॉलोइंग डेट्स। अब आप देखिए इनमें से उसने पेमेंट किया है 12,500 के चेक का और 4,000 का। अब 12,500 के चेक का जो पेमेंट है, निश्चित रूप से आप याद करो कि अगर डेटर अप्रोप्रिएशन नहीं भी करता है कि कहाँ कौन से वाले डेट में लगाना है, लेकिन फिर भी अगर वो अमाउंट ऐसा हो कि जिससे इम्प्लाइडली समझ में आ रहा हो कि ये अमाउंट किसी पर्टिकुलर डेट पे लगेगा, तो फिर हम पहले उसी वाले को अप्रोप्रिएट करेंगे। तो ये वाला तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा 12,500 के चेक से। अब कौन से बच रहा है? 4,000 का एक चेक और दिया उसने। अब ये 4,000 का जो चेक है, इसमें देखिए आप, 2 डेट जो है वो टाइम बार्ड है। 2 डेट टाइम बार्ड है और दोनों इक्वल स्टैंडिंग के हैं। दोनों इक्वल स्टैंडिंग के हैं तो आप याद करो प्रोपोर्शनेटली जाता। अब यहाँ लग जाएगा सेक्शन 61, यहाँ 12,500 में लगेगा सेक्शन 59। या तो डेटर अप्रोप्रिएट करता है और डेटर अप्रोप्रिएट नहीं करे तो ऐसा कुछ करता है जिससे इम्प्लाइडली अप्रोप्रिएट हो जाए। और 61 क्यों? क्योंकि 61 में नीदर डेटर नीदर क्रेडिटर, अगर दोनों नहीं अप्रोप्रिएट नहीं किया हो तो क्या होगा? तो बोले 5,000 और 3,000 के जो डेट है। अच्छा, ये भी याद करो कि इवन टाइम बार डेट कैन बी अप्रोप्रिएटेड इफ नथिंग इज अप्रोप्रिएटेड बाय द डेटर और द क्रेडिटर, या स्पेशली इफ नथिंग इज मेंशन्ड बाय द डेटर। 5,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 8,000। तो इक्वल स्टैंडिंग के हो तो प्रोपोर्शनेटली जाएगा। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 4,000 का चेक था, ये हो गया 1/2, 2,500। तो इसके 2,500 अप्रोप्रिएट होंगे, ऑब्वियसली इसके 1,500 अप्रोप्रिएट होंगे। इस तरह से ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन पूरा हुआ, 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। स्टेट गवर्नमेंट एक्स स्टेट, स्टेट का नाम है एक्स स्टेट, उस स्टेट एक्स स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट ने वाई लिमिटेड के 95 लाख शेयर्स में से 48 लाख शेयर्स लिए हैं पेड अप कैपिटल में से। तो फटाफट से कर लो, 95 लाख टोटल हैं, उसमें से अगर 48 लाख लिए हैं तो तकरीबन 50.5 कुछ इसका परसेंटेज आ रहा है। मतलब ये 51% नहीं आ रहा है। अब अगर 51% ही नहीं आ रहा है तो वाई लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। फिर देखें, वाई लिमिटेड ने 5 लाख शेयर ऑफ जेड लिमिटेड में से 2,50,600 शेयर खरीदे हैं। तो ये तो मोर देन 50% हो ही गया, ये तो निश्चित रूप से मोर देन 50% हो गया। और अगर मोर देन 50% हो जाता है तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता तो बन ही जाता है। देखो वहां था 51 और मोर, 51 और मोर ऑफ पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट कंपनी में, और होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। अब आप यहाँ देखिए, होल्डिंग सब्सिडरी के लिए मोर देन हाफ चाहिए था वाई और जेड के बीच में, वो है, वो तो है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए 51 और मोर चाहिए था, वो नहीं है। अब चूंकि वाई लिमिटेड अगर गवर्नमेंट होती तो जेड लिमिटेड भी गवर्नमेंट हो जाती। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। पर चूंकि वाई लिमिटेड ही गवर्नमेंट नहीं है तो जेड लिमिटेड भी गवर्नमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन है कि जेड प्राइवेट लिमिटेड जो है, जेड प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो वाई लिमिटेड की सब्सिडरी है, ये वाला क्लेम तो ठीक है, लेकिन वो एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी भी अपने आप को क्लेम कर रही है, ये वाला क्लेम ठीक
नहीं है। कितना आसान था, प्रोविजन लगा के आंसर देना, एकदम आसान क्वेश्चन। तीसरा, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, 7 नंबर में आ गया। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन लग रहा था बच्चों को कि सर ये 7 नंबर में क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। याद करो, हम लोगों ने सेक्शन 23 पढ़ा था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, उसमें एक था, और पूरी डिटेल में हम लोगों ने एक एक व्यवस्थित पढ़ा था, और उसमें जो आखिरी था इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके 12 पॉइंट पढ़े थे हमने। और 12 पॉइंट्स में एक था स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, दूसरा था सेल ऑफ या ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। तो मैंने आपको भारत रत्न वगैरह जो टाइटल बताए थे, या सैनिकों के टाइटल होते थे, वीर चक्र परमवीर चक्र, जो टाइटल्स होते हैं, पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी पद जो होता है, इनकी ट्रैफिकिंग यानी खरीदी बिक्री, वो उस तरह का कोई अग्रीमेंट करना, इट इज इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इतना ही नहीं, एक लगे हुए कोर्ट केस के क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को, अब याद करो, भले ही मॉड्यूल में या नोट्स में इसके ऊपर कंटेंट कम हो या ज्यादा हो, आपके पास सुनावा बहुत था। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन लोगों ने क्लासेस पूरी शिद्दत से अटेंड की हैं, उनको ये सब कुछ क्लिक हुआ है। लेकिन अपन ने जितनी कॉन्सेप्ट के साथ इन चीजों को पढ़ा है, और साइड में आपके पास नोट्स बने हुए हैं, ये सारा मटेरियल आपके पास था बहुत सारा लिखने के लिए। अच्छा, इससे ये प्रूव हुआ इस बार के पेपर से कि जिन्होंने क्लासरूम को अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने मेथड टीचिंग को फॉलो किया है, उनको पेपर बना है, उनको बहुत ईजी लगा है। और जो लोग अभी भी उस पद्धति से बाहर नहीं निकले थे, रटने वाली पद्धति से, उनकी 12 बजी। और पूरे इंडिया में पेपर एक जैसा गया है बच्चों का, क्योंकि सब दूर पढ़ाई का लेवल, पढ़ाई का स्टैंडर्ड एक जैसा रखा है सब लोगों ने। हाँ, जिन लोगों ने उस मेथड टीचिंग को फॉलो करते हुए वैसे पढ़ाई की कॉन्सेप्चुअली, उनको जो है ये पेपर आसान लगा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कोई कह दे कि लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है प्योरली और लॉ रटने का सब्जेक्ट है, तो झूठ बात है, वो उससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। चले भाई, तो किसी लगे हुए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को दबाने के लिए पैसे वैसे देके अग्रीमेंट करना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, पब्लिक ऑफिसेस और टाइटल्स को बेचना, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इसके ऊपर का पूरा कंटेंट हमारे नोट्स में भी है, मॉड्यूल में भी है। फिर आगे, हाँ अब देखिए, अगर किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स का कोई चेंज होता है, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, या पार्टनर चेंज होते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, कैसे इंटीमेट करना एलएलपी को, फिर एलएलपी इंटीमेट करेगी आरओसी को। ये 5 नंबर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान है, नोट्स में से आया ये भी। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है रूल्स रिगार्डिंग पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। अभी इम्प्लाइड अथॉरिटी पे तो अपन ने 4 दिन लगाए थे, याद करो आराम से। एक छोटा सा वीडियो मैंने शॉर्ट भी बनाया था इम्प्लाइड अथॉरिटी का, सेक्शन 19, 20, 21 के आसपास का पूरा। तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी कैसे बाइंड करती है, नॉर्मल बिजनेस यूजुअल वे, और इन द नेम ऑफ द फर्म, ये सारा ट्रांजेक्शन किया हो तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में जाता है। और वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती, तो एक्ट्स आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो इसके अंदर पूछे गए थे। तो ये 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, कहा था मैंने आपसे कि बुट कैश केमिस्ट वर्सेस फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, ये रहा, वो सिर्फ 3 नंबर में इनविटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मोबाइल फोन पे 10,000 का टैग लगा था, डिस्प्ले बॉक्स, लेकिन एमआरपी उससे कहीं ज़्यादा थी, लेकिन डिस्प्ले प्राइस कम रख दी थी। कस्टमर दौड़ा हुआ गया कि भैया दे दो मेरे को 10,000 में, फ़ोन उठा लिया, दुकानदार ने मना कर दिया उस प्राइस पे देने के लिए। वाई ने कहा कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं दुकानदार के खिलाफ, तो आपको जवाब देना है, एडवाइस देना है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि प्राइस टैग लगा होना इज एन इनविटेशन टू ऑफर, और आपने जाके जो मोबाइल पिक किया है और खरीदने का बोलो, दैट इज ऑफर। एंड सिंस एन ऑफर need not be accepted, it is the offeree who has to decide whether to accept an offer or not. And in this case, the offeree, that is the shopkeeper, is not ready to accept the offer. It does not make any binding relationship between the parties, and therefore he will not succeed. 3 नंबर फुद्दू क्वेश्चन। चले भाई, अगला क्वेश्चन, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई, 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और डिलीवरी करनी है 31 मई को या उसके पहले पहले, ठीक, 1 मार्च से 31 मई के बीच का टाइम है माल डिलीवर करने का। 3 प्रकार के शर्ट है, स्मॉल साइज का, मीडियम साइज का और लार्ज साइज का, ठीक है जी। अब कब मना कर दिया उसने, 1 मई को। अब 31 मई और 1 मई में डिफरेंस है, 1 मई पहले ही आ जाती है 30 दिन, इसका मतलब ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, तो रेमेडीज बता दो, 2 रेमेडीज है, इधर यू कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज actual breach and ask for the damages immediately, or you may keep the contract alive, keep it subsisting and wait for the actual breach and then go for damages। लेकिन फिर फॉर्मूला बदल जाएगा, है ना, डैमेजेस का। तो वो डैमेजेस का जो फॉर्मूला है इस केस में, वो आपको बताना है कि अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच मान रहे हैं तो डैमेजेस का अमाउंट ये होगा। इन द मीन टाइम प्राइजेस ये हो गई हैं,
तो आप इसके हिसाब से एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच मान के हाथों हाथ, विदाउट वेटिंग फॉर द एक्चुअल डेट, हाथों हाथ इसको ब्रीच मानो, और एंटिसिपेटरी ब्रीच के हिसाब से जो फॉर्मूला लगता है मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से आप इसका डैमेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करके दे दो। और राइट्स बताने, एग्जामिन द राइट्स, तो पूरे राइट्स बता दो कौन कौन से दोनों राइट्स एंटिसिपेटरी ब्रीच के। 3 नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान। कुछ बच्चे इस पेपर रिव्यू को सुनने के बाद शायद अगर पछतावा हो उनको कि नहीं हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, शायद अगर उनका हृदय परिवर्तन हो तो आत्ममंथन करिएगा, दिल से सोचेगा कि अगर गलती की तो कहाँ की है, जबकि हमने पूरी डिटेल में पूरी आनंद के साथ एक एक चीज को बारीकी के साथ बहुत धीरे धीरे 6 महीने तक पढ़ा है, तो निश्चित रूप से पेपर खराब जाने का तो स्कोप ही नहीं था। चले भी अगला, कैन एन अनपेड सेलर हु हैज पोजीशन ऑफ गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन? क्या कोई अनपेड सेलर जिसके पास गुड्स का पोजीशन है वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यार। एंड इफ यस मेंशन सच सर्कमस्टेंसेस व्हेन डज ही लूज हिज राइट ऑफ लीन एज पर द प्रोविजंस? 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा राइट ऑफ लीन ऐसा कैसा छाप देना था। पका पकाया टॉपिक है नोट्स के अंदर, अच्छे से पढ़ा है आपने अनपेड सेलर के राइट्स। बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 4 का बी, मतलब इससे इजी तो क्या ही हो सकता है। ये तीनों चीजें पार्टनरशिप एक्ट के बिगनिंग में हम लोगों ने पढ़ी है, पेज नंबर 4 पे है मेरे नोट्स में, और मैंने आपसे कहा था कि ये अपने नोट्स में सालों से हैं, आईसीएआई ने इस तरह के क्वेश्चन बाद में पूछना चालू किए हैं, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ये। आप देखिए एक्स वाई जेड प्रॉफिट इक्वली बेयर कर रहे हैं लेकिन लॉस अकेला एक्स बेयर करेगा। अब याद करो, अगर प्रॉफिट इक्वली बेयर कर रहे हैं और लॉस अकेला एक्स बेयर कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा था प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल एलिमेंट है, लॉस शेयरिंग एसेंशियल एलिमेंट नहीं। कितनी बारीकी से पढ़ा था अपन ने केस बना बना के, बराबर। इज इट अ केस ऑफ पार्टनरशिप? यस। अगर प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं लेकिन लॉस बेयर नहीं हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट इज स्टिल अ पार्टनरशिप। अगला, अब ये तो ऐसा कैसे ही मेरे नोट्स में से छपा फिर से, ये रॉयल्टी के फॉर्म में जाएगा अमाउंट, इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है। भाई पब्लिशर ने बुक छापी है अपने एक्सपेंसेस पे, वाई ने लिखी है और कंसीडरेशन के तौर पे उसको नेट प्रॉफिट का आधा दे रहा है, तो दिस इज नॉट ए केस ऑफ पार्टनरशिप। और फिर वाई पेपर डीलर को प्रति लायबल ही नहीं है, वाई पेपर डीलर के प्रति भी लायबल नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप ही नहीं है तो म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन, मतलब वर्ड टू वर्ड छाप दिया है अपने नोट्स में से। अब ये देखो, ए एंड बी परचेज ए टी शॉप। याद करो, दुकान खरीद के किराए पे देना और टेनेंट से किराया लेना और बांटना, ये भी है उन 8 पॉइंट्स में जो यस नो वाला अपन ने बनाए थे। कहाँ पार्टनरशिप है कहाँ नहीं। और देखिए आप सेम टू सेम दे दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्टनरशिप, ये तो ज्वाइंट ओनरशिप है, को ओनरशिप, जिसमें आपने दुकान पे किराए पे दिए। तीन तीन क्वेश्चन है, 2 नंबर ईच, 6 नंबर शॉर्ट शॉर्ट, 6 नंबर आ सकते थे इसके अंदर, बुक से छापते अपने, ऐसा कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, याद करो सेक्शन 30, ये नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का क्वेश्चन, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। याद करो, नो वन कैन पास ए टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। एक्चुअल में वाई के पास टाइटल आया क्या? अभी नहीं। टाइटल किसके पास है? एक्स के पास है। पर गुड्स का पोजीशन किसके पास है? गुड्स का पोजीशन वाई के पास है। किसकी परमिशन से? ओनर यानी एक्स की परमिशन से। तो वाई नॉन ओनर है, एक्स ओनर है, ध्यान देना। तो वाई नॉन ओनर है तो अगर उसने जेड को बेचा है तो जेड का टाइटल कैसा होना चाहिए? ऐसे तो बैड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन लग जाएगा। सेक्शन 30 क्या बोलता है? इफ देर इज अ बायर इन पोजिशन ऑफ गुड्स बिफोर एक्चुअल सेल एंड दैट पोजिशन that buyer has is with the consent of the seller, and if he sells the goods to a bona fide purchaser who purchases it in good faith and for value, तो फिर उस bona fide purchaser का टाइटल वैलिड होगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। तो बताइए, क्या एक्स जेड के खिलाफ जो सूट फाइल करेगा ये बोल के कि तुझे टाइटल नहीं है, क्या वो वैलिड सूट है और वो जीत पाएगा? बोले नहीं, ये सूट वैलिड नहीं है और वो जीत नहीं पाएगा, और अंत में ओनर कौन रहेगा? जेड ही रहेगा। अब ज्यादा से ज्यादा एक्स क्या कर सकता है वाई से? ये पूछा ही नहीं है। अब वो तो जस्टिस रेंडर करने वाली बात है कि एक्स वाई से लड़ेगा पैसे लेगा, वो बात की बात है ना। लेकिन एक्स जेड से फर्नीचर ले पाएगा क्या? रिकवर कर पाएगा? बोले नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन की प्लीडिंग इतनी है, आंसर उतना ही देना है। परफेक्ट आंसर। बहुत ही फुद्दू था यार सेक्शन 30 पे, मतलब इस पे तो अपन एग्जाम्पल पढ़ रखा है, ये सब अपन बातें कर चुके हैं पहले एग्जाम में, एग्जाम्पल बना के अपने क्लास में भी। अब देखो, बी ने पैसे दिए, बी ने ऑफर दिया, आर ने, बी ने ऑफर दिया, टेंडर मीन्स ऑफर, आर ने अग्री किया कि मैं आपको 1000 किलो टमाटर 100 रुपए पर किलो पे बेच दूंगा, 15 जुलाई को डिलीवर कर दूंगा। ठीक, टमाटर की प्राइस बढ़ गई मार्केट में, आर सिर्फ 700 किलो टमाटर ही दे पाया ड्यू डेट पे 15 जुलाई पे। ठीक, अब याद करो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, डिलीवरी वाला जो पूरा अपना 12-13 पॉइंट थे, 12 पॉइंट, उसमें एक इंस्टॉलमेंट डिलीवरी था, उसमें लिखा है पहले ही वर्ड अनलेस अदरवाइज अग्रीड। तो रूल ये है कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नहीं कर सकते लेकिन अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर अदरवाइज अग्री हो गया तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वैलिड है।
तो देखा जाए तो चूंकि शुरू में अग्री नहीं हुआ था, इसलिए 700 किलो टमाटर नहीं देनी चाहिए। 1000 किलो की बात हुई थी तो 1000 ही देना है आपको। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं कर सकते कि 700 अभी ले लो 300 बाद में ले लेना, नहीं। और फिर अगर करते हो तो बायर कैन रिजेक्ट द डिलीवरी, बराबर। तो 700 किलो डिलीवरी लेना ही नहीं थी। लेकिन गलती ये करी देखो कि बी ने वो 700 किलो टमाटर एक्सेप्ट कर लिए, और जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिए मतलब अदरवाइज अग्री हो गया कि वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के लिए रेडी है। और जब अदरवाइज अग्री हो गया है वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के लिए रेडी है, तो अब उसको 700 किलो तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक। और 700 किलो की प्राइस भी देनी पड़ेगी। बाद में आर ने बोला कि मैं बाद में दूंगा, लेकिन आर बाद में टमाटर 300 किलो देना फेल हो गया, नहीं दे पाया। तो बी ने फिर 700 किलो जो लिए थे शुरू में एक्सेप्ट कर लिए थे, उनकी प्राइस भी देने से मना कर दिया कि 1000 की बात हुई थी, 700 का भी पेमेंट नहीं करूंगा मैं। तो भाई तूने फिर 700 किलो पहले एक्सेप्ट क्यों किए? तो फिर प्रश्न ये है कि कैन बी रिफ्यूज टू पे आर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट? बोले नाउ बी कैन नॉट रिफ्यूज टू पे आर फॉर द 700 kg। 700 किलो का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन कर रखा है यार, देखो इसीलिए उन्होंने 2 नंबर में दिया है। ये सब पढ़ा हुआ है हमारा, सब पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसीलिए हम एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे जब 10-10 मिनट, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लगाते थे, वो इसलिए ताकि इन्हीं इन्हीं सब के एग्जाम्पल ऐसे कैसे उठ के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। चले भाई, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो इक्विटी प्रेफरेंस समझाने थी, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन भी समझाने थे। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, सारी कैपिटल के प्रकार। और ऐसे कैसे अपने कंपनीज एक्ट के नोट्स में पीछे सबसे लास्ट यूनिट है एच यूनिट, जिसके अंदर ये सारा कैपिटल समझाया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही फुद्दू। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन तो हमको पता ही था कि आ रहा है, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। और ऐसा का ऐसा पका पकाया क्वेश्चन है डायरेक्ट, मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, और इस स्टेटमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से समझाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा समझा देना है, एग्जाम्पल भी दे देना है आपको। ड्यूटी टू स्पीक हो वहाँ पर एक्सेप्शन भी दे देना है। फिर यूबीरेमी फिडेई की कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस वगैरह के वो सारा जो आप जानते हो सब कुछ लिख देना था इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखें, ये क्या आया है, ये भी बहुत आसान है। State the rules that should be observed by a partner in settling the, ओहो डायरेक्ट क्वेश्चन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, पूरा शुरू से असेट्स वगैरह कैसे कैसे हो, गार्नर वर्सेस मरे तक, पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, पूरा पेज है अपने पार्टनरशिप के नोट्स में। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, 4 नंबर में ऐसा कैसा डायरेक्ट लिखना था, बहुत आसान। और सबसे आसान क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, आखिरी क्वेश्चन। देखिए जरा, 3 नंबर में। अब सिर्फ यहाँ पर INC 20A का जो इस्तेमाल किया गया है वो आपको गफलत में डालने के लिए, गलतफहमी पैदा करने के लिए किया गया है। देखिए MTK प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई 5 जनवरी 2021 को। डेट याद रखना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है यार बेटा, देखते ही घबरा जाओ और पैनिक कर जाओ तो ठीक बात नहीं ना। पेपर कितना आसान है, 7 मॉक टेस्ट लिए इसीलिए थे आपके कि आपकी तैयारी हो जाए भाई, पूरी दिलो जान से सब कुछ अपन ने किया है क्लास के अंदर। 5 जनवरी 2021 के दिन MTK प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर हुई। उस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, और अब 7 अप्रैल 2023 हो चुकी है। तो कितना समय हो गया देखो आप, 5 जनवरी से 5 जनवरी 2022, 5 जनवरी 2023 और 7 अप्रैल 2023 हो गया है। मतलब कितने फाइनेंशियल ईयर हो गए, दो दो फाइनेंशियल ईयर, 2021-22 और 22-23। 2021-22 और 2022-23, दो दो फाइनेंशियल ईयर पूरे हो गए हैं और इस कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया है। अब याद करो, डोरमेंट कंपनी में इनएक्टिव कंपनी किसको बोलते हैं? तो बोले इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी जिसने पिछले 2 सालों से कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं किया हो, या बैलेंस शीट वगैरह आरओसी को सबमिट नहीं की हो, अपने एनुअल अकाउंट्स। आप देख रहे हो, तो आरओसी ए नोटिस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम आरओसी की तरफ से एक नोटिस आया है कि भैया आपने फॉर्म INC 20 ये तो भरा ही नहीं। अब ये फॉर्म का नाम फालतू डराने के लिए दिया है, आपको तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपनी MTK प्राइवेट लिमिटेड किस कैटेगरी में क्लासीफाई होगी। तो बोले ये इनएक्टिव कंपनी है, और इनएक्टिव कंपनी आगे जो है डोरमेंट कंपनी बनने के लिए इट में अप्लाई। एंड या तो डोरमेंट कंपनी बनेगी या फिर आरओसी बाद में इसका नेम स्ट्रक करके इसका वाइंड अप कर देगा। अब जैसे उन्होंने पूछा, आगे कहा एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कंपनी इन डिटेल। अब पूरी डिटेल में समझानी तो आपको पूरी डोरमेंट कंपनी समझानी है डिटेल में, पूरी डोरमेंट कंपनी, और डोरमेंट कंपनी में जो इनएक्टिव कंपनी और नीचे नोट वगैरह दे रखे हैं वो सब भी समझाने। टेक्निकली आगे पूछा ही नहीं है कि एडवाइस कीजिए क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन दे दिए। ये देखने में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पर है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल। कुल मिला के सिर्फ इतना बताना है, द काइंड ऑफ कंपनी इन दिस केस MTK प्राइवेट लिमिटेड इज अ काइंड ऑफ इनएक्टिव कंपनी, या ब्रैकेट में विच इज अ डोरमेंट कंपनी।
काइंड ऑफ। और उसके बाद डोरमेंट कंपनी की पूरी डेफिनेशन, पूरा अच्छे से जो डिटेल लिखी है अपने नोट्स में उतनी, 3 नंबर में जितनी डिटेल लिखी है नोट्स में उतनी काफ़ी है। और इनएक्टिव कंपनी वगैरह सब बता दो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वगैरह जो जो है सब बता दो, ये होगी डिटेल। पूरा लॉ आसान था, पूरा लॉ आसान था। ट्रिकी था थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो जो पैनिक में आ जाते हैं, उनको परेशान किया होगा, लेकिन जो अपना कूल काम हेड रखते हैं उनके लिए बहुत आसान पेपर था। दिस इज बाय फार वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स, आई वुड नॉट से easiest but one of the easiest papers I guess for those students जिन्होंने 6-7 महीने पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ पढ़ाई की है, लगन के साथ, मेहनत के साथ, मेरे कंधे से कंधा मिला के चला है बच्चा, और पूरी समर्पण भाव के साथ एक एक बात सुनी है, क्लास में जब जब जो जो बोला है साइड में उसको नोट डाउन किया है, उसको कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी जिन बच्चों का पेपर थोड़ा बहुत 19-20 गया है उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो भी लिख के आए हो उसके ऊपर स्टेप मार्किंग भी होगी, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप बीसीआर पे अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे डिस्कशन करने का, और अगर आप कहीं 40-45 तक भी ला पाए इस सब्जेक्ट में, और बाकी अगर आप अग्रीगेट बना सकते हो इको मैथ से, अकाउंट से, तो अभी भी आप अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है। दैट्स इट। ये वीडियो मैं पहले ही बना सकता था, पर अगर मैं इस वीडियो को पहले बना देता तो बीच एग्जाम में दो चीज़ें होती है, तो आप इसको सुन के बड़े खुश होते कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो कंप्लेसेंट हो सकते थे, लापरवाह हो सकते थे आगे के पेपर के लिए, यू वुड हैव पुट ऑन ईयर्स। ये भी हो सकता है कि इस रिव्यू को सुनने के बाद आपको लगता है अरे यार ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, पूरा पेपर बिगड़ा, अब तो फेल ही हो जाएंगे, तो आपके बाकी के पेपर बिगड़ जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली मैं चाहता था कि आपकी सभी एग्जाम्स होने के बाद ही मैं ये रिव्यू डालूं, बच्चे की मानसिकता का ध्यान में रखते हुए। दिस वॉज द स्ट्रेटेजिक टाइम फॉर मी टू पोस्ट दिस वीडियो, एंड हियर इट कम्स टू यू। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।